वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी के अमृत काल में एक सवाल, हमारा विकास आखिरी बच्चे और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा? मेरे प्यारे देशवासियों, आज 15 अगस्त यह केवल तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान गाने और भारत माता की जय बोलने का दिन नहीं है। यह आत्म अवलोकन का दिन है। 15 अगस्त हमें यह अवसर देता है कि हम अपने आप से एक कठिन सवाल पूछें। हमने पिछले वर्षों में क्या हासिल किया, और उससे भी बड़ा सवाल, हमने क्या हासिल करना अभी बाकी रखा है। 2014 के बाद भारत में सरकार बदली, नीतियां बदली, योजनाएं आई और विकास की एक नई भाषा सामने आई। नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, विकसित भारत। इन शब्दों में सपना है, लेकिन किसी भी राष्ट्र की असली तस्वीर उसके बड़े शहरों की चमक से नहीं, बल्कि उसके गांव के स्कूल, गरीब के घर, किसान की आय, युवा के रोजगार और आम आदमी के अस्पताल से दिखाई देती है। इसलिए आज मैं किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि भारत के नागरिक के रूप में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल शिक्षा का। सरकार ने पिछले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई, कौशल विकास पर जोर बढ़ा, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का विस्तार हुआ, उच्च शिक्षा के संस्थानों और मेडिकल शिक्षा के विस्तार पर भी काम हुआ। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हमारे गांव के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच गई? क्या गरीब किसान का बच्चा और बड़े शहर के महंगे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को समान अवसर मिल पाया? नहीं। क्या हमारे सरकारी स्कूल के केवल परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी बना रहे हैं, या चरित्रवान, जिम्मेदार और राष्ट्र निर्माण करने वाले नागरिक भी बना रहे हैं? शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं हो सकता। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान, चरित्र, कौशल, अनुशासन, संवेदना और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी। हमारे बच्चे संविधान का सम्मान करें, वे अपने माता पिता का सम्मान करें, वे प्रकृति का सम्मान करें, वे दूसरे धर्म, भाषा और संस्कृति का सम्मान करना सीखें। वे अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें, और सबसे महत्वपूर्ण, वे भारत के लिए कुछ करने की इच्छा लेकर स्कूल से बाहर निकलें। यही सच्ची शिक्षा है। हमारी भारतीय परंपरा ने जीवन को केवल धन कमाने तक सीमित नहीं किया। हमने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थात जीवन में कर्तव्य हो, आर्थिक क्षमता हो, संतुलित जीवन हो और अंततः उच्च मानवीय मूल्यों की ओर यात्रा हो। आज हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ साथ इन मानवीय मूल्यों को भी मजबूत करे। लेकिन शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती है पारदर्शिता। आज छुट्टी है क्या? नहीं।
अगर कोई विद्यार्थी वर्षों मेहनत करता है और परीक्षा के पहले पेपर लीक हो जाता है, तो उसके साथ केवल परीक्षा में धोखा नहीं होता, उसके सपने के साथ धोखा होता है। हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। 2026 में युवाओं के विरोध ने इस समस्या को फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। इसलिए सरकार से हमारा सवाल होना चाहिए, क्या ऐसी परीक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें गरीब से गरीब विद्यार्थी भी विश्वास के साथ मेहनत करे और उसे भरोसा हो कि उसकी मेहनत का परिणाम ईमानदारी से मिलेगा। पारदर्शिता का मतलब केवल ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, पारदर्शिता का मतलब है व्यवस्था पर जनता का विश्वास। दूसरा सवाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछले वर्षों में कई बड़े कदम उठे। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा का विस्तार किया गया, मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों का विस्तार हुआ। सरकार के अनुसार 2014 के बाद AIIMS और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में बड़ा विस्तार हुआ है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या भारत के हर गांव के गरीब व्यक्ति को समय पर अच्छा इलाज मिल रहा है? क्या उसे अस्पताल तक पहुंचने के लिए 50 या 100 किलोमीटर नहीं जाना पड़ता? क्या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, दवा, जांच और उपकरण पर्याप्त हैं? क्या गरीब परिवार बीमारी के कारण फिर से कर्ज में नहीं डूबता? हमें केवल बड़े अस्पताल नहीं चाहिए, हमें चाहिए हर गांव में मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था। मां को प्रसव के लिए सुरक्षित सुविधा मिले, बच्चे को समय पर टीका मिले, बुजुर्ग को दवा मिले, किसान को इलाज के लिए जमीन न बेचनी पड़े और गरीब व्यक्ति को बीमारी के कारण गरीबी में और नीचे न जाना पड़े। यही असली स्वास्थ्य क्रांति है। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल रोजगार। आज भारत की सबसे युवा आजादी तीसरा और सबसे बड़ा सवाल रोजगार। आज भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है। हमारे पास करोड़ों युवा हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। अगर युवा के हाथ में हुनर है लेकिन रोजगार नहीं है, अगर डिग्री है लेकिन अवसर नहीं है, अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बाद भी वर्षों तक नौकरी नहीं मिलती, तो हमें रुककर सोचना होगा, क्या हमारी शिक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था के बीच सही तालमेल है? सरकार ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा, मेक इन इंडिया, अप्रेंटिसशिप और विभिन्न कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार तथा उद्यमिता बढ़ाने की कोशिश की है। 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और स्टार्टअप पर पारिस्थितिक तंत्र भी काफी बढ़ा है। लेकिन हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, हमें यह पूछना चाहिए प्रशिक्षण के बाद कितने युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिला, कितने युवाओं ने अपना व्यवसाय शुरू किया, कितने गांवों में स्थानीय रोजगार पैदा हुआ, कितने युवाओं को अपने गांव से पलायन करने की मजबूरी खत्म हुई। क्योंकि रोजगार का असली अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार का अर्थ है सम्मानजनक आय और अपने भविष्य पर नियंत्रण। चौथा सवाल, क्या विकास गांव-गांव तक पहुंचा? भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यह केवल कहने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर गांव की सड़क अच्छी है, बिजली उपलब्ध है, इंटरनेट उपलब्ध है, स्कूल अच्छा है, स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहा है, किसान को बाजार मिल रहा है, महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक अवसर मिल रहा है और युवा को गांव में ही रोजगार या व्यवसाय का अवसर मिल रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि विकास गांव तक पहुंचा। ग्रामीण सड़क,
डिजिटल कनेक्टिविटी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार से ग्रामीण जीवन में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन विकास की अंतिम परीक्षा यही है कि इन सुविधाओं का वास्तविक उपयोग और लाभ कितने परिवारों तक पहुंचा। पांचवा सवाल, सुशासन और प्रशासन। भारत में डिजिटल भुगतान, डीबीटी और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के विस्तार ने नागरिक और सरकार के बीच कई प्रक्रियाओं को अधिक डिजिटल बनाया है। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, लेकिन सुशासन केवल तकनीक से नहीं आता। सुशासन तब आता है जब गरीब व्यक्ति का काम बिना रिश्वत के हो, जब सरकारी कार्यालय में आम आदमी को सम्मान मिले, जब सरकारी योजना का लाभ बिचौलियों के बजाय पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, जब अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हो, जब शिकायत का समाधान समय पर हो और जब कानून गरीब और अमीर दोनों के लिए समान हो। यही प्रशासन में शुचिता है। तो क्या पिछले वर्षों में कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कहना भी सच्चाई के साथ न्याय नहीं होगा। शिक्षा में नई नीतियां और डिजिटल संसाधन आए, स्वास्थ्य में बीमा कवरेज और मेडिकल संसाधनों का विस्तार हुआ, कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा मिला, डिजिटल शासन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का विस्तार हुआ, ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर काम हुआ। इन उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में उपलब्धियों को स्वीकार करना और कमियों पर सवाल उठाना दोनों एक साथ चल सकते हैं। यही स्वस्थ लोकतंत्र है। आज 15 अगस्त पर हमारी असली मांग क्या होनी चाहिए? हमें ऐसी शिक्षा मांगे जो बच्चों को केवल नौकरी का उम्मीदवार नहीं, एक अच्छा नागरिक बनाए। हमें ऐसी स्वस्थ व्यवस्था मांगे जहां गरीब बीमारी से आर्थिक रूप से बर्बाद न हो। हम ऐसी रोजगार नीति मांगे जहां हर युवा को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर मिले। हम ऐसी परीक्षा व्यवस्था मांगे जहां पेपर लीक की कोई जगह न हो और मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का विश्वास न टूटे। हमें ऐसा प्रशासन मांगे जहां ईमानदार व्यक्ति को व्यवस्था से लड़ना न पड़े, और हम ऐसा भारत बनाएं जहां गांव और शहर के बच्चे के सपनों की कीमत अलग अलग ना हो। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई और दल, सरकार जनता की है और जनता को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। देशभक्ति का मतलब केवल सरकार की प्रशंसा करना नहीं है। देशभक्ति का अर्थ है देश को बेहतर बनाने के लिए सच बोलना, जहाँ अच्छा हुआ है वहाँ अच्छा कहना, और जहाँ कमी है वहाँ कमी बताना, जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ सवाल उठाना, जहाँ गरीब का अधिकार है वहाँ उसके लिए खड़ा होना, और जहाँ भारत का भविष्य हमारे बच्चों से जुड़ा है वहाँ चुप न रहना। आज हम तिरंगे को देखते हैं तो हमें केवल गर्व नहीं करना चाहिए, हमें एक संकल्प भी करना चाहिए। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ हर बच्चा पढ़ सके, हर युवा हुनर सीख सके, हर योग्य व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले, हर गरीब को सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधा मिले, हर गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़े, हर नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य को समझे, हर भारतीय राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे। हमारा लक्ष्य केवल दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनना नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक शिक्षित भारत, एक स्वस्थ भारत, एक रोजगार युक्त भारत, एक ईमानदार भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, और सबसे बढ़कर एक चरित्रवान भारत। क्योंकि इमारतें देश को विकसित बना सकती हैं, लेकिन चरित्रवान नागरिक ही देश को महान बनाते हैं। आइए इस 15 अगस्त पर हम केवल यह न कहें भारत माता की जय, बल्कि अपने कर्मों से यह सिद्ध करें कि भारत की जय में ही हमारी जय है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।